मुंबई में बीजेपी के पहले अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उनकी ये बात सच साबित हुई 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कहा था। अगर 2024 में बीजेपी तीसरी बार जीतती है तो अमित शाह वाकई मैन ऑफ द सीरीज कहलाएंगे। तो आज की कहानी किरदार है अमित शाह। प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम। प्रचंड श्री राम। राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए। ममता दीदी, आपको डरना है तो डरिए कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर। भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल दी, 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल देना, क्योंकि कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ेगी। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। अमित शाह जब महज 13 साल के थे तब मेहसाणा से चुनाव लड़ रही वल्लभ भाई की बेटी मणिबेन के लिए उन्होंने पोस्टर चिपकाए थे। फिर 1991 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा तो पूरे चुनाव का जिम्मा अमित शाह ने ही संभाला था। अब संयोग देखिए, उसी गांधीनगर सीट से अमित शाह भी 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार सिर्फ गांधीनगर सीट को ही नहीं जीतना है, बल्कि उस जादुई आंकड़े को बीजेपी को छूना है जिसका लक्ष्य खुद कैप्टन नरेंद्र मोदी ने तय किया है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव। श्री राम, श्री राम। सियासत के कैनवास पर चंद साल पहले तक अमित शाह की हैसियत चंद तिरछी रेखाओं की तरह थी। हम कोई वोट बैंक से नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, मोदी जी ने उसको भी बनाने का काम। लेकिन अमित शाह ने अपनी जिजीविषा, समर्पण, मेहनत, निष्ठा और पार्टी सर्वोपरि के इरादे की बदौलत चंद साल में अपना ऐसा मुकम्मल चेहरा बनाया है जिसके बिना आज की राजनीति की कल्पना संभव नहीं। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमित शाह की कहानी में उनके प्रशंसक भी हैं, उनके भयंकर आलोचक भी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी के बाद फ्रंट फुट पर बैटिंग करने वाला कोई है तो वो अमित शाह ही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हम 400 पार के लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि हम 190 के पार हो चुके हैं और इस चरण में सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को होने वाला है। आपको मालूम है ये लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? नहीं मालूम है ना? मैं बताता हूं। वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उन्हें जो पर्सनल लॉ की बात करते हैं, कम्युनल वो नहीं है जो यूसीसी की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम पूरे देश में यूसीसी लाएंगे। कानून और धर्म का कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए।
वैसे अमित शाह खुद भी गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो दूसरी बार गांधीनगर से चुनावी मैदान में हैं। एक जमाने में उन्होंने नरेंद्र मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी की गांधीनगर जीत के लिए आश्वस्त किया था, क्योंकि तब अमित शाह आडवाणी के प्रचार का जिम्मा संभाल रहे थे। आज वो गांधीनगर का नतीजा तय मान रहे हैं और देश में पार्टी को जिताने में जुटे हैं। अमित शाह ने जब से राजनीति में कदम रखा है, उन्होंने राजनीति को शिद्दत से जिया है। जिम्मेदारी चाहे जो मिली हो, अमित शाह ने उसे पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। अमित भाई की शुरुआत एबीवीपी के एक सामान्य कार्यकर्ता से हुई। नरेंद्र भाई उनको राजनीति में लेके आए, फिर वो एक्टिव पॉलिटिकल उसमें आए और एक बूथ लेवल वर्कर की तरह मैंने अमित भाई को काम करते हुए देखा है। नारायणपुरा में होर्डिंग लगाते हुए, बैनर लगाते हुए, ग्रुप मीटिंग लेते हुए, और वहां से उनको मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हुए भी देखा। उत्तर प्रदेश में 80 में से 74 सीट लाते हुए भी देखा। नरेंद्र मोदी अमित शाह को बरसों पहले से जानते हैं और इसीलिए 2014 से पहले जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तय हो गया था, तब उन्होंने अमित शाह को उत्तर प्रदेश फतह करने की जिम्मेदारी दी। अमित शाह भले जीत का श्रेय मोदी के करिश्मे को देते हैं, लेकिन मोदी ने 2014 की जीत के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच का तमगा दिया था। उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। और जब बतौर अध्यक्ष उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े, तो पीएम मोदी का भी सीना चौड़ा हो गया। अमित शाह ने अध्यक्ष बनते ही संगठन को मजबूत और गांव-गांव तक पहुंचाने के अलावा पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया। बूथ दर बूथ रणनीतियां बनाई गई और बतौर अध्यक्ष उन्होंने मेहनत की अति कर दी। अमित शाह की इन्हीं खूबियों के बीच नरेंद्र मोदी ने 2019 में उन्हें गृह मंत्री बनाया। अमित शाह के जिम्मे पीएम के उस एजेंडे को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी थी, जिन्हें लेकर कहा जाता था कि उन्हें लागू करना संभव ही नहीं है। फिर मुद्दा अनुच्छेद 370 का हो, सीए का हो, देश के मुसलमान है, वो नागरिक है, उनको कोई प्रताड़ित नहीं, या फिर राम मंदिर निर्माण के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने का। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सीए मोदी जी का वादा है, इस देश में जो शरणार्थी जहीं पर भी होंगे, इस सबको हम नागरिकता देंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह नरेंद्र मोदी के उस खास सिपा सालार की भूमिका में रहे, जो संसद से सड़क तक उन आलोचनाओं का करारा जवाब देते हैं जिन्हें लेकर पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। इसमें दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते? दरअसल बीजेपी की सुपरहिट फिल्म के हीरो और डायरेक्टर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शकों के सामने हैं, लेकिन सच ये भी है कि मोदी के इशारे पर इसकी स्क्रिप्ट अमित शाह ही लिख देते हैं। वो नरेंद्र मोदी के मन की बात समझते हैं, वो विपक्ष की कमियों और ताकत को भी बखूबी पढ़ते हैं और इन दिनों वो चुन चुन कर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। अगर
दलितों के रिजर्वेशन पर किसी ने हमला किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य, मोदी का हनुमान और बेहतरीन पॉलिटिकल मैनेजर जैसे नामों से पुकारा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमित शाह रणनीतिक कौशल के महारथी के रूप में राजनीति के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। लेकिन ये भी सच है कि इन चुनावों में मोदी के साथ साथ अमित शाह की साख भी दांव पर है। आज तक ब्यूरो।